जी अस्सलाम वालेकुम। आज सुना है कुछ बच्चों ने छुट्टी की है, पढ़ पढ़ के लुट मचा दें। अब आप पेज 641 पे आए। पेज 641 पे इसमें ज़रा .5 पढ़ना है। वैसे तो शायद आपको समझ आ गया हो, लेकिन मैं अपने समझने के लिए ज़रा एक दफ़ा पढ़ लूँ। पेज 641.5 साल के एंड पे उत्तर के पेएबल इंक्लूड 3600। आगे ना पढ़ा करें। साल के एंड पे उत्तर के पेएबल इंक्लूड 3600, पेज 641। साल के एंड पे उत्तर के पेएबल इंक्लूड 3600, उत्तर के पेएबल 3600। डन। फॉर इन्वेंट्री सोल्ड बाय शुतर, असल में इसने चीज़ें बेची होंगी तो ये सेलर है, तो बायर की किताबों में पेबल ही नजर आना चाहिए। तसल्ली से सोचा करें, बात बड़ी आसान होती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड बाय शुतर, इसने चीज़ें बेची होंगी ना, तो ये बायर है, बायर की किताबों में पेबल नजर आ रहे हैं। शुतर डेटर इंक्लूड 6700। आगे ना पढ़ें। शुतर डेटर इंक्लूड 6700 फॉर इन्वेंट्री सोल्ड टू पुत्र, उसने पुत्र को बेची है। तो अगर ये सेलर है तो इसकी किताबों में डेटर ही आ रहा होगा ना। अब अगर मैं आगे मूव करने से पहले डेटर क्रेडिट कर दूं 6700 और क्रेडिटर डेबिट कर दूं 3600, तो भी मुझे रीजनेबल मार्क्स मिल जाएंगे। 3000 है तो फिर पहले यहाँ पे बताना। बैलेंसिंग की तो मुझे पता ही नहीं, कैश इन ट्रांजिट और गुड इन ट्रांजिट। मैंने आगे एडजस्टमेंट ही नहीं पढ़ी, घर से मैं पढ़ के नहीं आया। 2 दिन पहले साल खत्म होने से, यानी 29 जून को या 28 जून को, जो मर्जी आप समझ लें, साल खत्म होने से 2 दिन पहले पुत्र ने पेमेंट भेजी थी शुतर को। अगर पुत्र ने पेमेंट भेजी थी तो पुत्र ने लायबिलिटीज कम कर दी थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद यस आ रहा है, आखिरी यस आने तक मैं इंतजार करूंगा। 2 days बिफोर ईयर एंड, 29 जून को पुत्र ने पैसे भेजे थे शुतर को। इसका मतलब है पुत्र ने लायबिलिटीज कम कर दी थी, इसी वजह से तो ये कम नजर आ रही हैं। वो बड़ी बड़ी फिगर है, ये छोटी फिगर है। किसके साथ क्या हुआ है? अच्छा, इधर से नजर तो नहीं आ रहे थे आप? कितनी देर से बैठे थे? अच्छा अच्छा, फिर अच्छा, तो ये भाई बैठे हुए थे जिस वक्त मैंने उस बंदे को, तो फिर आपने बताया नहीं इनको? अच्छा चलें ठीक है, कोई नहीं, रिवाइज कर लें। एक पता नहीं था आप क्यों लेट हो गए? अच्छा। दिल की बातों में ना आया करो, दिमाग पे इस्तेमाल किया करो। अच्छा, तो जो हजरात लेट आए हैं इस वक्त किताबें ना निकालें, सवाल की तरफ देखें। साल के एंड पे पुत्र के पेएबल में 3600 पड़ा है, ऊपर देखें। साल के होमवर्क वाला सवाल है, पेज 641, किताब ना निकालें। साल के एंड पे पुत्र के पेएबल में पड़े 3600, पुत्र के पेएबल में पड़े 3600 फॉर इन्वेंट्री सोल्ड बाय शुतर। जाहिर बात है शुतर ने चीजें बेची होंगी तो पुत्र की किताबों में पेएबल नजर आ रहा होगा ना, ऐसा ही है ना। शुतर ने जब चीजें बेची होंगी जो पुत्र की किताबों में
पेबल नजर आ रहा होगा। शुत्तर के डेटर में 6700 पड़ा है, शुत्तर के डेटर में 6700 पड़ा है। शुत्तर डेटर इंक्लूड 6700 फॉर इन्वेंट्री सोल्ड टू पुत्तर। इसका मतलब है शुत्तर बेचने वाला है ना, टू पुत्तर, तो इसका मतलब है शुत्तर सेलर है, सेलर है, तो इसकी किताबों में डेटर पड़ा होगा। यहां तक बात क्लियर होगी? साल खत्म होने से 2 दिन पहले पुत्तर ने पैसे भेजे हैं। सोच के बताएं, अगर पुत्तर ने पैसे भेज दिए हैं तो उसने लायबिलिटी कम कर ली होगी। अगर पुत्तर ने पैसे भेज दिए हैं तो उसने लायबिलिटी कम कर ली होगी, इसलिए शायद लायबिलिटी 3600 नजर आ रही है सिर्फ, और रिसीवेबल 6700 नजर आ रहा है। पुत्तर ने पैसे भेजे हैं और वो शुत्तर को मिले हैं साल खत्म होने के 2 दिन बाद। इसका मतलब है शुत्तर ने वो अभी रिसीवेबल कम नहीं किया होगा, इसलिए इसका रिसीवेबल ज्यादा आ रहा है। तो ऑब्वियसली कैश इन ट्रांजिट है बैलेंसिंग कितना? 31। अच्छा, ये प्लांट के बेचने पे गेन आ रहा था, लॉस आ रहा था? गेन आ रहा था। और दूसरा ये जो प्लांट का बेचना था, इसमें आप मुझे बताएं कि आपने ये जो किया था कैलकुलेशन, तो डेट ऑफ सेल से बैलेंस शीट डेट तक की डिडक्शन निकाली थी, या जिसने सब्सिडरी को खरीदा था तब से लेके डेट ऑफ सेल से लेके बैलेंस शीट डेट तक की डिडक्शन निकाली थी? ओके जी। इन्वेस्टमेंट्स कितनी नजर आ रही हैं? 50,000। ये तो एज इट इज आ जाती है ना 5,000, इनकी तो टेंशन नहीं। पुत्तर एक्वायर्ड 60% ऑफ शेयर्स ऑफ शुत्तर फॉर रुपये। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट्स का भी देख लें यार। पुत्तर एक्वायर्ड 60% ऑफ शेयर्स ऑफ शुत्तर। इसके शेयर कैपिटल कितने हैं? 5,000, 50,000। तो 5,000 शेयर्स हैं यूफोन के। पुत्तर एक्वायर्ड 60% शेयर्स, 3,000। तो पुत्तर एक्वायर्ड 3,000 शेयर्स ऑफ शुत्तर फॉर ₹15। ये पहली दफा ना इस तरह दिया इसने। हमने 3,000 शेयर बाय किए हैं 15 रुपए के एतबार से, 45,000। तो 45,000 रुपए के हमने शेयर बाय किए हैं। क्लियर? टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितनी नजर आ रही हैं? 50। तो हमने अब बैलेंस शीट के फेस पे क्या करना है? बैलेंस शीट के फेस पे इन्वेस्टमेंट्स लिखेंगे 50 और 5, और वर्किंग 1 में ले जाएंगे 45। तो पहली दफा सवाल में ना बड़े अजीब तरीके से उसने दिया है कि हमने सब्सिडरी के शेयर 15 रुपए पर शेयर के एतबार से खरीदे हैं, हालांकि इससे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट की प्राइस गिवन होती थी। पुत्तर एक्वायर्ड 3,000 शेयर्स फॉर ₹15। जी मोहतरम। सर, जिस तरह रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस में लिखा था कि कैश रिसीव हो गए लेकिन रिकॉर्ड डेट का वर्ड आता था, तो सर यहाँ पे ये तो कहीं नहीं बता रहा कि रिसीव नहीं हुए। तो कौन से पैसे रिसीव नहीं हुए? ये सर जो अगले साल रिसीव हुए ना। सर ये तो कहीं नहीं। इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड बाय लेटर अंटिल 2 days आफ्टर ईयर एंड। तो ऑब्वियसली वो रिसीव नहीं हुए होंगे ना, बोर क्या करें फिर? सर लेकिन कॉन्सेप्ट तो वो था। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, अगर रिसीव हो जाते तो वो रिकॉर्ड कर लेता, कैश आते ही रिकॉर्ड हो जाता है। कैश ऐसा नहीं होता कि आ जाए और आप रिकॉर्ड करना भूल जाए। ओके ठीक है जी, क्लियर हो गया इन्वेस्टमेंट वाला। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 14 निकाल लें। 15 पढ़ लें सवाल को। बैलेंस शीट के फेस पे फिगर्स पोस्ट कर देते हैं। और तो नहीं आया बच्चे?
नहीं, आप लोगों ने नोट नहीं करना, मैं करता हूँ, मेरे साथ साथ कीजिएगा। PP 30421190 30, अब ऊपर खुद ही लिख लीजिएगा 1190। चलिए जी, वर्किंग वन, एडजस्टमेंट अकाउंट। ओए होए 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 होए। एज पर क्वेश्चन कितनी है? 350। अब ऑब्वियसली आप पूछेंगे आपको कैसे पता चला, बता देता हूँ मैं भागा। एज पर क्वेश्चन 350, इसके नीचे आपको 5-6 लाइनें छोड़नी पड़ेंगी, 5-6 लाइनें छोड़नी पड़ेंगी। ऑनलाइन वाले रात के आज 2 लेक्चर अपलोड होंगे। आपको पता है कल आपके साथ क्या होनी है। अच्छा, करंट एसेट्स 2068 और 780, लेकिन कुछ इस तरह मैंने डिज़ाइन किया है कि कल सुबह वाली क्लास में एक अच्छा सा सवाल करके और दोपहर वाली क्लास में एक बड़ा आसान सा P&L का सवाल करेंगे, बेसिक सा। तो 2068 और 780, बट इंशाल्लाह टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे। करंट एसेट्स कितना? 2068 नो 2068 780, बस इट्स इनफ फॉर दिस बैच। शेयर कैपिटल 980 और मैं जा रहा हूँ, जाओ। शेयर कैपिटल कितना? 980। ओए होए 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 होए, मैंने बाहर जाना है, चुप, अंदर आ। ओए होए 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 होए, ये डिजाइन है देख, स्पेशल। इधर आना, हाथ ला दे कैमरे की तरफ। चलें जी, शेयर प्रीमियम 730 और 15। ओए होए 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 होए, 3150 210 31 जी आगे। लॉन्ग टर्म लोन कल है ऑडिट की क्लास? अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन 200 जमा 72, 200 जमा 72, ब्राह्मा 72। अच्छा, करंट लाइबिलिटीज 400 जमा 1173, 400 जमा 1173। चलें जी, तैयार हो जाएं अब आज के लिए। करें, चलें, बिस्मिल्लाह, ले आए बकरा। ओके, आप मोहतरम अबू बकर इधर आ जाओ। ये भाईजान पेरेंट और
ये है पेरेंट और ये है सब्सिडरी। चलें, ये सऊदी किंग है और ये सब्सिडरी है। सऊदी किंग ब्रीफ केस में लाया हुआ शेयर्स किसके? सब्सिडरी के। और पेरेंट लाया हुआ माल, कैशे, पैसे लाया हुआ, पैसे। अब होगा क्या कि ये कैश दे दिया जाएगा सऊदी किंग को और सऊदी किंग ये बकरा बेच देगा, सऊदी किंग सब्सिडरी के शेयर्स बेच देगा। अब सऊदी किंग के पास पड़े हुए हैं सब्सिडरी के शेयर्स बिफोर डील। भाई थोड़ा मोबाइल पे चेक कर रहे हैं, हो गया चेक? इधर देखें, अच्छा, तो सऊदी किंग के पास सब्सिडरी के शेयर्स पड़े हुए हैं और पेरेंट के पास जो है वो क्या पड़ा हुआ है? कैश पड़ा हुआ है। अब सऊदी किंग ने कहा मोहतरम मुझे चाहिए 400 मिलियन, मुझे चाहिए 400 मिलियन। आपने कहा भाईजान 300 मिलियन है मेरे पास, तो जान ले लो बाकी मेरी, लेकिन मुझे सब्सिडरी चाहिए, आई नीड सब्सिडरी। सऊदी किंग ने कहा भाईजान डील कैंसिल। आपने कहा नहीं 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 यार, एक काम करते हैं, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो। सऊदी किंग ने कहा क्या? आपने कहा सुन मेरी बात, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, यानी कि तू अपने शेयर मुझे देने लगा। हमने कहा हाँ, मैं पेरेंट अपने शेयर तुझे देने लगा हूं, यानी तुझे मैं मालिक बनाने लगा हूं पीटीसीएल का। तो दो काम है, नंबर 1, आपको पैसे चाहिए, आपको पैसे भी हम दे देते हैं, बाकी पैसे हमारे पास इतने हैं नहीं, तो हम प्रिंटिंग मशीन से शेयर प्रिंट करके आपको दे देते हैं। यानी आप हमारे से पी के शेयर्स ले लो, पेरेंट के शेयर्स ले लो। आपको हम दो चीजें दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। नंबर 1, आपको हम क्या दे रहे हैं? पैसे। और नंबर 2, हम आपको, अब आप चले जाओ सऊदी अरब जाके आप आराम से बैठो, आपको पैसे अभी पकड़ा देते हैं और शेयर्स भी आपको अभी दे देते हैं, और जाकर सऊदी अरब में बता दो कि शेयर एक्सचेंज हो गई है, पहले मैं मालिक था सब्सिडरी का, अब मैं मालिक हूं पीटीसीएल का। पहले मैं मालिक था सब्सिडरी का, अब मैं मालिक हूं पीटीसीएल के। लेकिन जरूरी नहीं पीटीसीएल के बहुत ज्यादा शेयर आपने खरीदे हो, थोड़े बहुत आप पैसे लेके आ गए हैं, थोड़े बहुत आपने शेयर ले लिए। तो अब आप बन गए मालिक पीटीसीएल के। कौन बन गया मालिक पीटीसीएल का? सऊदी किंग मालिक बन गया पीटीसीएल का। अब उसमें अरेंजमेंट क्या हो सकता है? वो अरेंजमेंट कोई भी हो सकता है कि सब्सिडरी के 30 शेयर मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपने 5 शेयर दे देता हूं। सब्सिडरी के 15 शेयर तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें 2 शेयर अपने दे देता हूं। तो यू विल ऑफर हिम दिस। अब याद रखिएगा, सऊदी किंग की अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में तो अकाउंटिंग है किसकी? पेरेंट की। हमारे सिलेबस में तो पेरेंट की अकाउंटिंग है। अब पेरेंट अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 एंट्रीज करेगा। नंबर 1, पेरेंट एंट्री करेगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस डेबिट एंड कैश पेड टू सऊदी किंग क्रेडिट, और दूसरी एंट्री करेगा अपनी किताबों के अंदर पेरेंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस डेबिट एंड शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। यानी कैश की ये वाली एंट्री कर देगा और शेयर इशू करने की ये वाली एंट्री कर देगा। तो 2 एंट्रीज करेगा पीटीसीएल। नंबर 1, शेयर्स आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट डेबिट, पैसे जा रहे हैं कैश क्रेडिट, और लेट आने वाले हजरात दूसरी बात यह की है पेरेंट ने कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो पेरेंट ने सऊदी किंग को कहा तुम मुझे सब्सिडरी के शेयर दो, मैं तुम्हें अपने शेयर दे देता हूं। लेट आने वाले हजरात
पेरेंट ने कहा है मैं तुम्हें अपने शेयर दे देता हूं, तो पेरेंट उसे अपने शेयर दे देगा। अब ये सारी बात आपको नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हैंड रिटन पेज निकाल लें, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10। इसको ना मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, देखें इधर, ये मैं पेरेंट काट रहा हूं यहां से, सब्सिडरी काट रहा हूं और टेबल काट रहा हूं, और टेबल की जगह मैं लिख रहा हूं सब्सिडरी एस, टेबल की जगह मैं लिख रहा हूं सब्सिडरी। सऊदी किंग भाईजान आपके पास क्या है? कहते हैं मेरे पास ऊंट है। भाईजान प्लीज सीरियस हो, आपके पास क्या है? मेरे पास एस के शेयर्स हैं। पीटीसीएल ने कहा दो मुझे वो जो ब्रीफ केस है ना जिसमें तुम्हारे एस के शेयर्स पड़े हैं वो मुझे दो। सऊदी किंग ने कहा बदले में मुझे क्या देते हो? आपने कहा तुम्हें पैसे दे देता हूं, पीटीसीएल ने कहा तुम्हें पैसे दे देता हूं और थोड़े से अपने शेयर्स दे देता हूं। अब जब पीटीसीएल इस ट्रांजैक्शन को अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करेगा तो क्या एंट्री करेगा? इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपके पास शेयर्स आ रहे हैं ना एस के, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस डेबिट एंड कैश पेड टू सऊदी किंग क्रेडिट। और इसकी एंट्री पेरेंट अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी डेबिट, शेयर्स तो आ रहे हैं आपके पास, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। और ये जो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम है ना, अगर शेयर 10 रुपए का होगा तो शायद हम शेयर कैपिटल ही क्रेडिट करें, लेकिन अगर सऊदी किंग को जिस दिन हमने शेयर दिया और पेरेंट के शेयर की मार्केट वैल्यू 10 रुपए से ज्यादा हुई, 12 या 13 रुपए, तो फिर हम शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट करेंगे। तो ये दो एंट्रीज हैं जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हुआ करेंगी पीटीसीएल की, लेकिन अक्सर सवाल में लिखा होगा कि ये एंट्री अकाउंटेंट भूल गया है। ये एंट्री अकाउंटेंट भूल नहीं सकता क्योंकि कैश इन्वॉल्व हुआ है इसमें। अक्सर सवाल में लिखा होगा ये एंट्री अकाउंटेंट भूल गया है। अगर सवाल में नहीं लिखा होगा तो ये एंट्री अकाउंटेंट ने कर दी होगी, वरना सवाल में लिखा होगा ये एंट्री अकाउंटेंट भूल गया। इसलिए हमने इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है आज। इन्वेस्टमेंट से डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, पेरेंट का कैपिटल बढ़ाएंगे क्योंकि पेरेंट के ओनर बढ़ गए हैं। अब एक बंदा पेरेंट का ओनर बन गया जिसका नाम है सऊदी किंग। अगर शेयर 10 का था तो हमने 9 का वो डिस्काउंट होता है, वो डिस्काउंट होगा। शेयर कैपिटल तो फुल वैल्यू रखेंगे। हाँ, बाकी फिर डिस्काउंट में जाएगा, लेकिन फिलहाल आज प्रीमियम के साथ करेंगे हम। डिस्कशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ एस। एस को परचेज करने के दो तरीके हैं, या पीटीसीएल पैसे दे दे या पीटीसीएल अपने, कल की क्लास में पीटीसीएल अपनी लैंड और बिल्डिंग थोड़ी सी दे रहा होगा, ये मेरी लैंड बिल्डिंग अपने नाम करवा ले, मेरे पास पैसे पूसे खत्म हो गए हैं, मेरी लैंड बिल्डिंग अपने नाम करवा ले। कल की क्लास में पीटीसीएल उधार कर लेगा पैसे, कल की क्लास में पीटीसीएल कहेगा पैसे दे देता हूं 4 साल बाद आई। अभी देखें तो सही, गेम ऑन होनी है। तो फिलहाल पीटीसीएल ने दो बातें की हैं, क्या कर लो? पैसे ले लो फौरन, और फौरन मेरे शेयर ले लो। दो बातें कल की क्लास में पढ़ेंगे, दो बातें कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास में ये पढ़ेंगे सऊदी किंग को लारा लगा देंगे, सऊदी किंग जा पैसे इंशाल्लाह तुझे दे देंगे, मुकरेंगे नहीं हम इंशाल्लाह, जान चली जाएगी मुकरेंगे नहीं, पैसे तुझे दे देंगे और इंशाल्लाह शेयर भी तुझे दे देंगे, कभी दे देंगे, आई तुझे इंशाल्लाह शेयर दे देंगे। तो लारा लगा के भी भेजा करेंगे हम कभी कभी। फिलहाल हमने लारा लगा के नहीं भेजा, फिलहाल हमने जो है वो उसको कैश भी दे दिया और शेयर्स भी दे दिए। ओके, अगला कॉन्सेप्ट, प्लांट आपने बाय किया 100 रुपए का और कोई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे किया आपने 5 रुपए की, तो आप इसकी एंट्री एक ही दफा कर लें, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 105। इसे कौन सा एक्सपेंडिचर कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। लेकिन जिस वक्त हम प्लांट बाय ना करें, क्या बाय करें? सब्सिडरी बाय करें। तो आपने फर्ज करें सऊदी किंग को पैसे दिए, अभी शेयर वगैरह भूल जाएं, सऊदी किंग को पैसे दिए आपने 100 मिलियन,
और आपने लॉयर से कहा यार ये सारे अरेंजमेंट में तुम बैठो, कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो आपने लॉयर को पैसे दिए 3 मिलियन। अब इसमें IFRS 3 और 10 जो कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड है ना, वो कैपिटलाइजेशन मना करता है। तो इसकी ओरिजिनल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी इन्वेस्टमेंट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 100 पे नजर आ जाएगी, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 3 से और कैश क्रेडिट हो जाएगा 103 से। पीपीज में ऊपर की कॉस्ट कैपिटलाइज की जाती हैं, लेकिन अगर आप खरीदें सब्सिडरी को तो लॉयर वगैरह की फीस अगर पे करें, जैसे लीज में इसका नाम IDC था और इधर इसका नाम होगा प्रोफेशनल चार्जेस, कंसल्टेंसी फी, लीगल चार्जेस, अगर ये पैसे आप पे करें लॉयर को तो इनको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, इनको क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। हैंड पेज 10, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, इसमें आपके लीगल चार्जेस आ जाया करेंगे, आपकी प्रोफेशनल फीस कोई आप पे करें लॉयर को वो आ जाया करेगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कंसल्टेंट के पैसे आ जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, कंसल्टेंसी कोई फीस होगी वो आ जाया करेगी, तो कंसल्टेंसी फी, लीगल चार्जेस, प्रोफेशनल फी, ट्रीटमेंट ऑफ दीज कॉस्ट ऑन बाइंग सब्सिडरी। अच्छा वो लिखा हुआ नीचे, प्रोफेशनल फीस, लीगल चार्जेस, कॉस्ट पेड टू सऊदी किंग 100 मिलियन, इसकी एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, लीगल एंड कंसल्टेंसी फीस पेड, एंट्री एक्सपेंस डेबिट, लेकिन अकाउंटेंट गलती से कभी कभी अकाउंटेंट गलती से इन्वेस्टमेंट डेबिट, तो गलत एंट्री तो मैं नहीं बता रहा, ओरिजिनल मैंने बता दी है, गलत अगर सवाल में आई तो उसे हम रेक्टिफाई कर लेंगे। क्लियर? और आखिरी चीज आज की क्लास की वो ये है कि जिस तक हम सब्सिडरी को बाय करने जाएंगे तो सब्सिडरी की हम मंगवाएंगे बैलेंस शीट। सब्सिडरी की बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में लैंड आ रही होगी, बिल्डिंग आ रही होगी, इंटेंजिबल्स आ रहे होंगे, करंट एसेट में इसके डेटर आ रहे होंगे, स्टॉक आ रहा होगा। तो बैलेंस शीट डेट पे इनको भी रिवैल्यू करेंगे जिस तरह इनको रिवैल्यू करते थे। और अनलकीली इधर रिवैल्यूएशन का नाम कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टाइप या NRV लॉस टाइप नाम नहीं होगा, इसका नाम वही होगा जो इसका है, रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन लॉस। अब अगर डेटर है सब्सिडरी के 50 और हमें लगता है कि इसमें से सिर्फ 45 रुपए आने हैं तो 5 की हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट और डेटर क्रेडिट, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन तो नहीं होती ऑब्वियसली। और इसी तरह स्टॉक है सब्सिडरी का, हमें पता है स्टॉक सब्सिडरी का 100 रुपए पे पड़ा है उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन कुछ गला सड़ा स्टॉक है 98, बाकी इसकी प्राइस है, तो NRV लॉस की एंट्री नहीं करेंगे, हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट एंड स्टॉक क्रेडिट 2 रुपए से। एक्यूजिशन डेट पर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स ऑफ सब्सिडरी एसेट्स, बल्कि लायबिलिटीज की भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की जाती है। पीपी, इंटेंजिबल, स्टॉक, डेटर, कोई भी चीजें आ सकती हैं, अगर इन पे खुशी मिल रही है तो एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन, वर्किंग वन में हर वो चीज जाती है जो एक्विजिशन डेट की है। रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट, एसेट क्रेडिट। अच्छा, सब्सिडरी कहती है कि मैंने कोई कोर्ट केस है उसके 50 मिलियन देने हैं, लेकिन हमारा ख्याल है इसने 55 मिलियन देने हैं, तो फिर लायबिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी, तो लायबिलिटीज बढ़ाने से गम होगा, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट, रिवैल्यूएशन लॉस कर दें कोई मसला नहीं, रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। और अगर सब्सिडरी कहती है मेरी लायबिलिटी है 100, लेकिन मेरे ख्याल से इसने लायबिलिटी पे करनी है सिर्फ 98, इतनी बड़ी लायबिलिटी इस पे पड़ेगी नहीं, मेरे ख्याल से इसने पे करनी है 98, तो लायबिलिटी कम होने से खुशी रिकॉर्ड करेंगे, तो लायबिलिटी डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। इनके नाम प्रोविजन, NRV लॉस ये नहीं रखने, बस जितनी भी एडजस्टमेंट्स एक्विजिशन डेट पे होती हैं, चाहे वो करंट एसेट्स में हो चाहे नॉन करंट एसेट में हो, IFRS 3 और 10 कहते हैं इनको रिवैल्यूएशन सरप्लस लॉस के नाम से रिकॉर्ड कर दो। तो ये काम हम फिक्स एसेट्स के साथ कर चुके हैं।
आज हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज बाकी जो हैं स्टॉक डेटर उनके साथ भी ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, आखिरी चीज बता दें, एसेट का बढ़ना क्या होता है? खुशी। एसेट का कम होना, लाइबिलिटी का बढ़ना गम, लाइबिलिटी का कम होना खुशी। P acquired 60% शेयर्स ऑफ S ऑन यकम जनवरी 2016। कितने शेयर्स? क्वांटिटी जरा निकालने शायद हेल्प कर जाए। शेयर्स की क्वांटिटी भी आपको जरा पता होनी चाहिए। शेयर कैपिटल इसका कितना है? 500। 500 का मतलब है 50 मिलियन शेयर्स हैं सब्सिडरी के ऑफ ₹10 ईच। P acquired 60%। शुरू कर दो रिकॉर्डिंग, इधर देखे बगैर लिखना शुरू कर दें। P acquired 60% शेयर, 60 के ऊपर लिखें 50 मिलियन शेयर्स इंटू 60% इज इक्वल टू 30 मिलियन शेयर्स। खुद ही ऑन होगा 30 मिलियन शेयर्स। अच्छा जी, अब सवाल पढ़ें। P acquired 60% of shares of subsidiary on साल का पहला दिन। देख लिया मोबाइल? चलो अब इधर आ जाओ। P acquired 60% shares of subsidiary on यकम जनवरी 16। एक साल पहले खरीदे हमने। अगेंस्ट द फॉलोइंग कंसिडरेशन। पहली लाइन पढ़ें जी। कैश पेमेंट ऑफ 350। ऊपर जाके देखें, बैलेंस शीट में भी आपको 350 नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। बैलेंस शीट में भी 350। ओके, कैश पे किए 350, विच इंक्लूड कंसल्टेंसी चार्जेस ऑफ 40 एंड लीगल एक्सपेंसेस ऑफ 10। ये ऊपर की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये इन्वेस्टमेंट्स में इंक्लूड है, और जो इन्वेस्टमेंट्स क्वेश्चन में आ रही हैं वो 350 की हैं। इसमें ये अमाउंट क्या है? इंक्लूड है। एज पर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट्स कितनी आ रही हैं? 350। इसमें एक चीज क्या है? इंक्लूड है। कितने रुपए? 40 और 10, 50 रुपए इसमें पड़े हैं। ये जो 50 रुपए इसमें पड़े हैं, मुझे इस 50 रुपए की ओरिजिनल एंट्री बताएं क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, जो रॉन्ग एंट्री है ना वो सवाल देख के पता चला करेगी। कैश पेमेंट ऑफ 350। अच्छा, अब ये ना कहिएगा जहां पेपर में 352 लिखा होगा, वो सवाल बड़ा तरीके से बताया करेगा चीजों को। कैश पेमेंट ऑफ 350 विच इंक्लूड 40 एंड 10, यानी इस 300 में 50 लॉयर फीस वगैरह पड़ी है जो अकाउंटेंट ने एसेट में डाल दी है। विच इंक्लूड से पता चला अकाउंटेंट ने कैपिटलाइज कर दी है। तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से? 50 से। रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, एक्सपेंस डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। कितने रुपए से? इस एंट्री की सबक, इस एंट्री की मुझे पोस्टिंग करवा दें। असल में ये पेरेंट का खर्चा है, क्योंकि पेरेंट ने अपने लॉयर को पैसे दिए हैं। CRE डेबिट इन्वेस्टमेंट इन क्वेश्चन क्रेडिट। तो ये क्रेडिट में यहां पोस्ट कर रहा हूं, क्रेडिट में यहां पोस्ट कर रहा हूं। जो मेरी कौन सी एंट्री बनी है? रेक्टिफाइंग एंट्री बनी है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड खर्चा इन CRE डेबिट। एक्सपेंस कितना? खर्चे बुक करने से अर्निंग कम होती है। मैं थोड़ी सी ऐसे लाइन लगा दूं। ये 50 रुपए की रेक्टिफाइंग एंट्री है और ये 50 रुपए को मैंने पोस्ट कर दिया। मेरी इन्वेस्टमेंट्स दोबारा 300 पर वापस आ गई हैं। मेरी इन्वेस्टमेंट्स 300 पर वापस आ गई हैं।
लेकिन अभी भी मैं इन इन्वेस्टमेंट्स को यहां पोस्ट नहीं कर सकता क्योंकि आगे भी एक मसला है। जनरल एंट्री ओरिजिनल और रॉन्ग जो है ना रजिस्टर पे कहीं साइड पे लिख लें, वर्किंग्स में ये वाली लिखें एंट्री एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, और इसकी पोस्टिंग बताएं एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, जैसे मर्जी कर लें, बस 350 में से माइनस करना है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं पेपर में कि 350 यहां लिख के यहां माइनस कर देते हैं 50, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट, मर्जी है आपकी, वो तो कोई मसला नहीं। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन बेहतर है बनाएं। हाँ जी, अब 300 रुपये क्या चीज है? 300 रुपये सऊदी किंग को दिए गए पैसे हैं, ये कैश पे किया आपने सऊदी किंग को। मुझे कैसे पता चला? कैश पेमेंट ऑफ 350, और ये कैसे पता चला सऊदी किंग को दिए? 300 मैं पोस्ट कर दूंगा। P acquired 60% of shares of S against following price लिखें इधर, against following price। प्राइस आपने 350 पे की है, 350 में से 50 किसको पे किए हैं? लीगल चार्ज है। एक और चीज हुई है मोहतरम, एक शेयर पेरेंट का 10 शेयर सब्सिडरी के बदले दिए गए हैं। ये हमने सऊदी किंग को कहा है मोहतरम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शेयर मुझे भेज, मैं तुझे 1 शेयर अपना दे देता हूं। फिर थोड़ी देर बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ले 1 शेयर मेरा और। फिर 5 6 10 शेयर मेरे पास आ गए, 1 शेयर मेरा और, 1 शेयर मेरा ले। तो इस तरह हम लगे रहेंगे, वो हमें 10 लगे रहेंगे। इधर P था, इधर P था और इधर S कहां था? सऊदी किंग था। तो सऊदी किंग हमें, इसने मुझे 10 भेजे, मैंने इसको 1 शेयर भेजा, लेकिन मुझे लग रहा है कि सऊदी किंग ने मुझे 30 मिलियन शेयर भेजे हैं। 3 मिलियन 30 मिलियन, मुझे लग रहा है इसने मुझे 30 मिलियन शेयर भेजे हैं। अब इधर देखें, अब होगा क्या? मैथमेटिक्स के अंदर एक इक्वेशन आप पढ़ते थे, 10 के बदले 1/10, लेकिन अगर 30 मिलियन शेयर हो तो 1/10 ज़रब 30 मिलियन, तो असल में 3 मिलियन शेयर। इधर से 30 मिलियन आने, इधर से 30 मिलियन आने, और इधर 3 मिलियन जाने हैं। कुछ ऐसा ही बनेगा ना, 1 और 10 की रेशो। इधर से कितने आएंगे? 30 मिलियन, और इधर कितने जाएंगे? 3 मिलियन। इज इट सो? चलें, इस कैलकुलेशन को ना जरा मैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर नोट करता हूं कि आप कैसे करेंगे। पैनासोनिक, ये ना सी एंड पे आता है, पी शुरू में आता है इसमें। जी बिल्कुल। इस कैलकुलेशन को आप पेपर में ऐसे कर सकते हैं, वर्किंग 1.2 मिसाल के तौर पे, 1.1 तो हो गई ना, वर्किंग 1.2। इस कैलकुलेशन को आप पेपर में ऐसे कर सकते हैं, तरतीब से चलना है आपने ताकि कोई गलती ना हो। P bought
30 मिलियन शेयर्स ऑफ एस। ये एक छोटी सी लाइन आपने लिखा करनी है पहले, वो कहां से आपको पता चलेगी? एस का शेयर कैपिटल कितना है? 500 शेयर कैपिटल है। क्वांटिटी 50 मिलियन शेयर्स। 50 मिलियन शेयर्स हैं एस के। उसमें से मैंने कितने बाय किए हैं? 60%, यानी कितने? 30 मिलियन। तो P बॉट 30 मिलियन शेयर्स ऑफ S। अगला काम आपने क्या करना है? P will issue its own shares to Saudi King. P will issue its own shares to Saudi King. इसमें आपने ऊपर रखने 30 मिलियन को, डिवाइड करने जो आपने शेयर्स उधर से आ रहे हैं, और मल्टीप्लाई करना है जो आप भेज रहे हैं। डिवाइड किससे करना है? जो उधर से आ रहे हैं, और मल्टीप्लाई किससे करना है? जो आप भेज रहे हैं। उधर से कितने आ रहे हैं? आप कितने भेज रहे हैं? 1। इसका मतलब है अगर उधर से 30 मिलियन आए तो आपकी तरफ से 3 मिलियन जाएंगे। इसको आप जरा तरीके से समझ लीजिएगा। इधर आप वो शेयर लिखा करेंगे जो आपको देने पड़े, उल्टा हो गया ना। इधर आप वो शेयर लिखा करेंगे जो आपको मिल रहे हैं, क्योंकि ऊपर एस की क्वांटिटी है ना, तो एस की क्वांटिटी है तो नीचे एस ही लिखें, और मल्टीप्लाइड बाय पी। इसकी लॉजिक आपको मैंने क्या बताई है? इसकी लॉजिक ये बताई है कि 10 शेयर उधर से आएंगे तो मैं कितने भेजूंगा? 1। 10 उधर से आएंगे तो मैं कितने भेजूंगा? 1। लेकिन उधर से अगर आए ही 1, अगर उधर से आए ही मुझे 1 शेयर तो मैं 1/10 भेजूंगा। लेकिन अगर उधर से मुझे 30 मिलियन आ रहे हो सऊदी किंग के पास से, तो फिर मैं क्या करूंगा? 1/10 इंटू 30 मिलियन। तो वही तो मैं कह रहा हूं, ये जो 1/10 आपको नजर आ रहा है, वही तो मैं कह रहा हूं ये है डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1। तो इट इज हाउ वी विल मूव। तो इधर लिखें डिवाइडेड बाय P S और मल्टीप्लाइड बाय P, और अब आप इसको नोट कर लें जी। S के कितने आ रहे हैं? 10। P अपने कितने भेज रहे हैं? 1। 3 मिलियन का नाम बताएं क्या है? P will issue its own shares to Saudi King। डिनोमिनेटर में हमेशा किसको रखा करेंगे? भाई ये बच्चे रट्टा मार लेते हैं छोटे को, ठीक है, मान लें रट्टा, छोटे को नीचे रखा करेंगे डिनोमिनेटर में, और बड़े को, बाप को ऊपर रखा करेंगे, पेरेंट्स। रट्टा मारने मार लें, आपकी मर्जी है। तो इस तरह इक्वेशन मूव करेगी। और एंड पे ना जरा अकल भी लगा लीजिएगा कि अगर सब्सिडरी के 30 मिलियन हमारे पास आएंगे तो हम उसको 30 मिलियन अपने नहीं दे देंगे। हम तो 10 आने पे सिर्फ 1 दे रहे हैं, तो 30 मिलियन उधर से आएंगे तो हम झंडी कराएंगे उसको, सिर्फ कितने देंगे अपने? 3 मिलियन शेयर्स। आप बता दें सऊदी किंग के पास कितने शेयर्स आ गए पीटीसीएल के? 3 मिलियन। अब ये जो सऊदी किंग के पास 3 मिलियन पीटीसीएल के शेयर्स आए हैं, ये इनकी फेस वैल्यू में इंटरेस्टेड होगा या मार्केट वैल्यू में इंटरेस्टेड होगा? आज तक सवाल में मार्केट वैल्यू गिवन नहीं थी पीटीसीएल के शेयर्स की। आज पहली दफा पीटीसीएल के शेयर की मार्केट वैल्यू गिवन होगी। आज से पहले सब्सिडरी के शेयर की मार्केट वैल्यू गिवन होती थी, वो इस मकसद के लिए गिवन होती थी कि आप एनसीआई की फेयर वैल्यू निकाल सकें। लेकिन आज पीटीसीएल के शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी गिवन है, वो जरा देखें कितनी है। लेकिन वो किस दिन की उठाएंगे? एक्विजिशन डेट की। 2 तो नहीं दी हुई, 1 ही दी हुई है। 1 share in P for each 10 shares acquired of S. Share issue has not been recorded. इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट डेबिट नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट डेबिट नहीं हुई, और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट नहीं हुआ। ये पीटीसीएल अपना ओनर बढ़ा रहा है, तो पीटीसीएल अपना सरमाया बढ़ाएगा। द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ P, फिलहाल इसको इग्नोर करें, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 25। इस 25 को आपने कंपेयर करना है फेस वैल्यू से 10, तो 15 रुपए का प्रीमियम आया।
चलें जी, इस 3 मिलियन की जर्नल एंट्री, इन्वेस्टमेंट डेबिट। अच्छा, शुरू ना हमेशा अपने क्वांटिटी से किया करना है। ऊपर क्या रखूं? ऊपर रखेंगे 25, फेस वैल्यू 10 और प्रीमियम 15। हाँ हाँ, डायरेक्ट हो सकता है, ये तो 1 सेकंड में निकलता है 3 मिलियन, इतना सोचना ही नहीं पड़ता, ये तो फौरन निकला करेगा पेपर में 3 मिलियन। बस आपने 30 को पकड़ना है, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 फौरन कर देना। इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग किसने करने को कहा है? किसने नहीं करने को कहा। लेकिन ये प्लीज वर्किंग का पैटर्न जरूर लिखें, अभी डिवेंचर्स इशू होने हैं और चीजें इशू होनी है, तो फिगर्स मिक्स अप ना हो जाए। तो पेरेंट बॉट 30 मिलियन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, सो पेरेंट विल इशू इट्स ओन शेयर ओनली 3 मिलियन, क्योंकि 10 के बदले 1 था ना। अच्छा जी, अब बोलें क्या मुझे सब्सिडरी सस्ते में पड़ी या मुझे और भी प्राइस पे करनी पड़ी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स? और भी। अब क्या मैं सब्सिडरी को ये कहूं कि मैंने 300 में खरीदा सब्सिडरी को, या मैंने और भी कुछ दिया है? अब इन्वेस्टमेंट में डेबिट करूंगा 75 से वर्किंग 1.1 में, और शेयर कैपिटल पेरेंट का बढ़ाऊंगा, और शेयर कैपिटल पेरेंट का बढ़ा के शेयर प्रीमियम पेरेंट का बढ़ाऊंगा। इस जर्नल एंट्री को मैं दोबारा नोट कर रहा हूं यहां पे। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 75, शेयर कैपिटल 30 और शेयर प्रीमियम। इस एंट्री को जरा पोस्ट कराएं। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन वाली में नहीं थी तो डाल दें। ये डेबिट पोस्ट हो गया, ये क्रेडिट पोस्ट हो गया, और ये क्रेडिट पोस्ट हो गया जी। शेयर इशू किए हैं हमने 375। ये 50 रुपए की एंट्री है और ये 75 रुपए की एंट्री है। गलती से कभी सब्सिडरी का कैपिटल ना बढ़ाइएगा। सब्सिडरी का कैपिटल बढ़ना हमारे सिलेबस में है ही नहीं, चलें ये भी सुन लें। कभी भी जिंदगी में सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम ना बढ़ाइएगा। असल में सब्सिडरी का कैपिटल अगर कभी जिंदगी में छेड़ दिया ना, तो उसकी वजह से फिर वो परसेंटेज भी हिल जाती है, पता नहीं कितना एक्वायर किया। इसलिए सब्सिडरी का कैपिटल छेड़ना सीए फाइनल में, सब्सिडरी का कैपिटल छेड़ना हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो सब्सिडरी कैपिटल को तो कभी भी हाथ नहीं डालना। जो सवाल में गिवन होगा सब्सिडरी का कैपिटल एज इट इज वो लिख लिया करना। तो पेरेंट ने शेयर्स एस के बाय किए हैं थोड़े से पैसे देके। आपको पता है ये कैश गिवन है, तो पेरेंट ने सोदिकी को क्या कहे? थोड़े से पैसे ले लो। ये तो लॉयर को दिए ना, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो। तो 375 के अंदर हमने सब्सिडरी को क्या कर लिया? बाय कर लिया। आगे सवाल में अब जान खत्म है, आगे बेजान सा सवाल है। अच्छा यार, ये सब्सिडरी के शेयर की ना, अच्छा एक बात जरूर लिख लें यहां, शेयर इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर ये लाइन ना लिखी हो तो फिर ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ होगा, और फिर ये आपको 350 पे नजर नहीं आ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक हैवी फिगर आ रही होगी, तो सब कुछ इसमें फिर रिकॉर्ड हुआ होगा अगर ये लाइन ना लिखी हो। लेकिन ये लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब है शेयर इशू अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। और कैश की एंट्री तो अकाउंटेंट भूलता नहीं। द मार्केट वैल्यू ऑफ पी शेयर एंड एस शेयर की हो सकता है मार्केट वैल्यू में इग्नोर कर दूं अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे हुई, लेकिन अनलकीली एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, इसलिए एस के शेयर की फेयर वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो 30 मिलियन शेयर हमारे पास है, तो 20 मिलियन इमरान खान के पास है। अब वो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, इतने तो बड़े हो गए। अब हम 20 मिलियन शेयर इमरान खान के पास हैं, उनकी फेयर वैल्यू निकाल लें। एनसीआई की फेयर वैल्यू कितने शेयर हैं इमरान खान के? एक शेयर कितने का? इधर शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में अलग अलग नहीं करना होता कुछ, ये दैट इज बस 240। गुडविल नहीं, अभी एडजस्टमेंट्स रहती हैं।
90, यही फिगर आ रही है। ठीक है जी, 5 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। कोई मैंने अपनी तरफ से डाटा बनाया हुआ है, वो मैं आपको शो किया है, घर से बना के लाया हूँ। आप तो घर से नहीं बना अच्छा, ये पेरेंट की बैलेंस शीट है, ये पेरेंट का शेयर कैपिटल है, सवाल में गिवन नहीं है। ये सब्सिडरी की बैलेंस शीट है, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल गिवन है। पेरेंट ने एक्वायर किए हैं 70% ऑफ सब्सिडरी शेयर्स। पेरेंट ने पे किया है 20 मिलियन पैसे और इशू किए हैं अपने 2 शेयर अपने इशू किए हैं अगेंस्ट एवरी 5 शेयर्स ऑफ। पी के शेयर की फेयर वैल्यू 19 रुपये है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। एंट्रीज कर दें, दोनों एंट्रीज कर दें। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट वाली एंट्री भी कर दें और इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम वाली एंट्री भी कर दें। दोनों जनरल एंट्रीज कर दें, सबको करने दो। अच्छा, मेरा मशवरा होगा कि ये आप ना पहली क्लास है ना, तो इस तरह ना सारा लिख के, खूबसूरत सा इस तरह सारा लिख के कीजिएगा। पहले सवाल नोट करें फिर सॉल्यूशन। जुम्मा इधर करीब ही पढ़ना है, बादशाही मस्जिद जाना है? चलो ठीक है, फिर 12:40 में इंशाल्लाह फ्री कर दूंगा। हाइब्रिड में 2 बंदे बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं? आपको 3 आ रहे हैं, मुझे 2 आ रहे हैं। आपको नजर नहीं आ रहे? यार ये एक चक्कर है भाई। अच्छा जी, तो अब आप मुझे बता दें एस का शेयर कैपिटल इन रुपीस कितना है? 700। तो इसको हम लिख सकते हैं 70 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब मैं सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा हूं। 70 मिलियन शेयर्स हैं किसके? एस के। एग्रीड। अब आप मुझे ये बताएं, वो जो मैंने वर्किंग की थी, पी बॉट 70 मिलियन शेयर्स के 70%। पी बॉट 49 मिलियन शेयर्स ऑफ एस। ये मैंने पहली लाइन आपको लिखवाई थी, पी बॉट इतने शेयर्स ऑफ एस। डन। अगली लाइन, पी विल इशू, बोलें, इट्स
2 shares for every 5 of S। इसको अब इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? मुझे बता दें 49 मिलियन को, छोटे को नीचे रख लें, बड़े को ऊपर करें जी। एस के कितने शेयर्स हैं? 5 और पी के 2। 19.6 मिलियन शेयर्स। ये क्या चीज है 19.6 मिलियन शेयर्स? पी विल इशू टू एस। पी एस को इशू करेगा। अपने कितने शेयर्स? 19.6 मिलियन। और जल्दी नोट करो, ये सऊदी किंग को जाएंगे। 19.6 मिलियन सऊदी किंग को हम शेयर दे देंगे। जहाज में जब वो बैठेगा तो ऊपर उसके हैंडबैग में 19.6 मिलियन शेयर हम रखवा देंगे। लगेज में पैक नहीं करवाएंगे क्योंकि बेल्ट के अंदर कुछ मसला होता है। तो 19.6 मिलियन 49 मिलियन शेयर हमारी जेब में आ जाएंगे सब्सिडरी के, और 19.6 मिलियन हमारे शेयर सऊदी किंग के पास चले जाएंगे। और अब सऊदी किंग को हम डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग में बुलाया करेंगे शायद। भाईजान आप पेरेंट के ओनर हैं, जरा तशरीफ लाया करें कभी कभी पाकिस्तान, देखें जरा पीटीसीएल कर क्या रहा है, देखें तो सही जरा। जी अपने अपने मसले डिस्कस कर लिए भाइयों ने। अब मैं सवाल की तरफ आता हूं। ये भाईजान जनरल एंट्रीज बनेगी। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये मैं घर से नहीं करके लाया, ये पिछली दफा वालों को कराई थी। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, और पहले पकड़े क्वांटिटी। ओहो पहले मुझे क्वांटिटी लिखनी चाहिए थी। 19.6 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9। ये एंट्रीज हैं। और इन्वेस्टमेंट के टी काउंट में कितना जाएगा? 392.4। इन्वेस्टमेंट के टी काउंट में कितना जाएगा? एडजस्टमेंट के टी काउंट में 392.4। ये जनरल एंट्रीज हैं। वैसे मेरे ख्याल से ना पेपर में ये वाली एंट्री अकाउंटेंट कर चुका होगा, और इसके साथ अगर लिखेगा कि नहीं की तो हम कर देंगे, वरना ये वाली भी की होगी। जी कितने लोगों ने यही किया था? बैठे रहे जी। नहीं एंट्री की या नहीं की अभी मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा। अभी असल में तो सवाल में पूरा फुल फ्लेज सवाल ही नहीं था, तो मैंने तो आपसे वैसे ही कहा था सारी जरा एंट्रीज मुझे करके बता दो। ओके, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज इज गिवन बिलो। पेरेंट का प्रॉफिट दिया हुआ है आज पहली दफा सवाल में। नवे आए हो सोने, लिख लें नवे। घर में किसने देखनी है आपकी किताब? किताब देख ली, ये सफ़ा किसने निकालना है? सफ़ा देख भी लिया, ये पूछना किसने आपसे? अच्छा, तो ये 105 पेरेंट का प्रॉफिट है इस साल का। सब्सिडरी का प्रॉफिट है इस साल का 180, और सब्सिडरी ने इंटरिम डिविडेंड पे किया है 2015 का 5% और 2016 का 10%। ये सब्सिडरी ने जो है वो 2 किस्म के डिविडेंड अनाउंस किए हैं। अच्छा, एक थी डिविडेंड की डिस्कशन जो मैंने कल की थी, उस एतबार से ये डिविडेंड्स हैं पेड, तो ये सिनेरियो 5 बनता है हमारा। सिनेरियो 5 डबल अंडरलाइन करेंगे, डिविडेंड्स हैं पेड। अगर डिविडेंड पेड्स हैं तो रिसीवेबल पेएबल वाली कैंसलेशन की जरूरत है? अगर डिविडेंड्स पेड हैं तो क्या मैं सोचूं कि एंट्रीज टू बी पास्ड ऑलरेडी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, पहली वाली 2 हो चुकी हैं, और तीसरी इसलिए नहीं करनी कि ये पेड है, ये पेड है। तो पेड की वजह से कल वाले सवाल में जो किया था सिनेरियो 5 में वो करेंगे। वो मेरे ख्याल से कुछ करने की अब जरूरत ही नहीं। यहां तक ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे। ये हो गया 2015 का 5%,
2016 का 10%, ये भी पेड है। तो पेड वाला सिनेरियो था, तो इसलिए डिविडेंड को तो कंसिडर नहीं किया, लेकिन एक वर्किंग 6 हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्यूजिशन डेट की रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग है। एक्यूजिशन डेट की रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग है, इसलिए हमें करनी पड़ेगी वर्किंग 6। अगर एक्यूजिशन डेट की रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग ना होती तो शायद हमें वर्किंग 6 भी ना करनी पड़ती, लेकिन अभी हम वर्किंग 6 करेंगे ताकि हम एक्यूजिशन डेट की रिटेन्ड अर्निंग निकाल सकें। अब आप मुझे बता दें, वर्किंग 6 के अंदर मैं फिगर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं। वर्किंग 6 के अंदर मैंने मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करनी है। इसके लिए मैं 2016 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम बनाऊंगा। 2016 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम बनाऊंगा। यह कॉलम ऐसे बनता है कि शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, शेयर प्रीमियम वगैरह, लेकिन मुझे बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ बना रहा हूं 30 जून 16 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। 30 जून 16 की स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी ये शुरू होगी 31 दिसंबर 16, ये शुरू होगी 1 जनवरी 16 से और एंड होगी 31/12/16 को। ये मिसिंग फिगर्स मैं निकालना चाह रहा हूं सब्सिडरी की प्री निकालनी है ना, तो मिसिंग फिगर्स इसकी निकालना चाह रहा हूं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, 16 के साल में 16 का पैट आता है, 16 के साल में 15 का फाइनल डिविडेंड आता है और 16 के साल में 16 का इंटरिम डिविडेंड आता है। पैकेजेस लिमिटेड अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यानी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। अच्छा, वैसे 2019 में ना इन्होंने 2 स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाई होंगी, एक 18 की बनाएंगे कंपैरिजन में और एक फिर बनाएंगे 19 की। तो 2 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इन्होंने बनाई होंगी। ये क्या चक्कर है, 2019 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये 1 जनवरी 19 की बजाय 1 जनवरी 18 से शुरू कर रहे हैं, कंपैरिजन दे रहे हैं ना। तो 31/12/19 अगर इनका ईयर एंड है तो इन्होंने 2 स्टेटमेंट इन इक्विटी बनाने का सोचा है, 18 की भी और 19 की भी। फिलहाल 18 की मैं लिफ्ट नहीं करा रहा, 18 की छोड़ें, 18 की छोड़ें। ये जो है 31 दिसंबर 18 से 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 18 से 31 दिसंबर 19, ये किस साल की स्टेटमेंट इन इक्विटी है, 19 की। और ये जो है 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18 की स्टेटमेंट इन इक्विटी। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में शेयर कैपिटल का कॉलम होता है, शेयर प्रीमियम का कॉलम होता है और रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम होता है और जनरल रिजर्व का कॉलम होता है, जिसे हम कैपिटल रिजर्व भी कहते थे। अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट को इन्होंने क्या नाम दिया, रिटेन्ड अर्निंग का। तो जरा मैं देखना चाहता हूं कि 18 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ये लोग क्या शो कर रहे हैं। 19 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर इन्होंने प्रॉफिट शो किया होगा 19 का, और इन्होंने फाइनल डिविडेंड शो किया होगा। ये 19 की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है।
तो ये 19 को एंड हो रही है, यानी ये 31 दिसंबर 18 नहीं है, ये असल में 1 जनवरी 19 है। तो ये पैट किस साल का होगा? 19 का। और फाइनल डिविडेंड किस साल का होगा? परसेंटेज दी है या रुपीज में दी है? रुपीज में इन्होंने दिया डिविडेंड। क्लियर हो गया? इन्होंने इंटरिम डिविडेंड कोई नहीं अनाउंस किया। पिछले साल जरा देखते हैं, कंजूस ही है। पिछले साल भी इंटरिम, पिछले डिविडेंड वैसे अच्छा खासा था। 1 जनवरी 18 से 31/12/18, ये किस साल की स्टेटमेंट इन इक्विटी है? 18 की। तो इसमें प्रॉफिट किस साल का आएगा? 18 का। तो इसमें डिविडेंड किस साल का आएगा? 17 का फाइनल या 18 का इंटरिम। इंटरिम होते उसी साल का, उसी साल में आपने अनाउंस कर दिया। ये नेस्ले किधर आ रहा है? आ रहे? ओहो, चलें छोड़ें। तो इंटरिम डिविडेंड मैं दिखाना चाह रहा था, लेकिन फाइनल हमने देख लिया है। इंटरिम के बारे में रूल सुन लें। इंटरिम का क्या रूल है? 1 जनवरी 16 की ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग और 31/12/16 की ओपनिंग रिटेन्ड क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग के दरमियान 3 चीजें आती हैं। प्रॉफिट ऑफ 16, बोलते जाए आगे, फाइनल डिविडेंड ऑफ 15 एंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 16। अब हमारे सवाल में आ जाए। नेट प्रॉफिट इज एज फॉलोज। सब्सिडरी का प्रॉफिट 180, अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये जो पेरेंट का प्रॉफिट है ना, ये 16 का प्रॉफिट है। तो 16 का प्रॉफिट 31/12/16 की रिटेन्ड अर्निंग में पड़ा होगा। इसलिए 3150 की टेंशन ना लें, ये 105 इस साल का प्रॉफिट है। तो अभी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखा है, प्रॉफिट ऊपर आ रहा होता है, नीचे क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस निकल आता है। तो ये 105 अल्लाह का शुक्र है इस 3150 में शामिल है, इसलिए इसकी हमें पेपर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पेरेंट की तो कोई मिसिंग फिगर निकालने की जरूरत भी नहीं है। मिसिंग फिगर सब्सिडरी की क्यों निकालनी पड़ रही है? क्योंकि प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग आपकी मिसिंग है। तो इसलिए इसकी टेंशन ना लें, इट इज इंक्लूडेड इन 3150। तो लेट इट बी, इसको उधर पड़ा रहने दें, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बल्कि 3150 में सिर्फ इस साल का प्रॉफिट नहीं होगा, जब से बिजनेस शुरू हुआ है तब से जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो भी इसी के अंदर पड़े होंगे। इसी वजह से फिगर इतनी हैवी है। एस, हाँ जी, एज्यूम कैसे? एज्यूम कैसे? ये देखें भाईजान, क्लोजिंग आरी में इस साल का प्रॉफिट पड़ा होता है, ये अजम्पशन नहीं है। अगर उसके साथ उसने लिख दिया कि ये बैलेंस शीट एज एट है, तो इसका मतलब है इसमें सारी चीजें पड़ी हुई हैं। ये बात अभी मैंने आपको दिखाई है कि ये आरी है, ये आरी का उस क्लास में भी किसने सवाल पूछा होगा, ये क्लोजिंग आरी है। क्लोजिंग आरी में ये पैट है 1346, ये पड़ा है या नहीं पड़ा? पड़ा है। और ये 1346 आपको मिलेगा इसके P&L से 1346। तो पैट क्लोजिंग आरी में पड़ा होता है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी होती। सब्सिडरी में भी ऐसा ही है, सब्सिडरी में भी पड़ा है, लेकिन हम रिवर्स वर्किंग करके ओपनिंग निकालना चाह रहे हैं क्योंकि उसकी प्री रिटेन्ड अर्निंग मुझे चाहिए। चलें जी, एस पेड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5% फॉर 2015 के लिए इसने इंटरिम डिविडेंड पे किया है। भाईजान 2015 का इंटरिम डिविडेंड इस एम्बिट से बाहर करता है, इससे इसलिए बाहर करता है कि 2015 का इंटरिम डिविडेंड इसी तरह की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी 15 की बनी होगी, उसमें जाएगा। लेकिन अगर इस सवाल में 2 साल पहले खरीदा होता तो फिर सवाल 2 साल का प्रॉफिट देता सब्सिडरी का, और फिर 2 सालों के डिविडेंड की इंफॉर्मेशन को हम उल्टाते उल्टाते दूसरे साल की शुरू वाली भी रिटेन्ड अर्निंग निकाल सकते थे। लेकिन शुक्र है सवाल ने सिर्फ
एक्विजिशन डेट हमारे साल है, इसलिए मेरे ख्याल से सिर्फ वो वाले डिविडेंड डाल के चेक कर लेते हैं जो हमारे साल में बनते हैं, बजाय के इररेलेवेंट डिविडेंड डाल के ओपनिंग को खुद खराब करें। तो बता दें इधर कौन से डिविडेंड आने हैं, 15 का फाइनल और 16 का इंटरिम, और गिवन कौन सा है मुझे उसमें से सिर्फ 16 का इंटरिम। कितना? ये पिछले साल चला गया होगा, इसलिए इसको भी इग्नोर करेंगे जी। इंटरिम डिविडेंड। अच्छा एक बार याद रखिएगा, डिविडेंड के ऊपर जो आपने परसेंटेज लगानी है वो शेयर कैपिटल पे लगानी है, और एस पेड, तो एस का कैपिटल पकड़ें 500 इंटू 10%। अच्छा ये ना मेरी एक्विजिशन डेट है, तो अब मैं कैसे निकालूं? हाँ ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। इकतीस 12 16 की मुझे बता दें इसकी ओपनिंग। इस 80 को पोस्ट करा दें। थोड़ा हाथ नीचे आते टाइम लगता है। चलें जी, 16 की स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में सिर्फ क्या आना था? 16 का इंटरिम और 15 का फाइनल। मुझे 15 का इंटरिम और 16 का इंटरिम दिया हुआ था। 15 का इंटरिम को मैंने झंडी करा दी क्योंकि वो 15 की स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में जाने। मैंने सिर्फ किसको लिफ्ट कराई? जो मेरे फॉर्मेट के बीच में फिट होता है। तो ये डेटा सिर्फ प्री कैलकुलेट करने के लिए हमें दिया हुआ था, और कोई इसका मकसद नहीं था। डिविडेंड के एतबार से नहीं सोचना, इंशाल्लाह डिविडेंड के एतबार से भी सोचेंगे जब कभी पेड का लफ्ज नहीं लिखा होगा। आगे चलें जी, पॉइंट 4। भाई ये रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स हैं। द फॉलोइंग टेबल सेट्स आउट दोज आइटम्स हुज फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट वाज डिफरेंट फ्रॉम द बुक वैल्यू। एक्विजिशन डेट की एडजस्टमेंट्स कहां जाती हैं? वर्किंग वन में। वर्किंग वन में दीज वैल्यूज हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन एस बुक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि बुक वैल्यू इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, बुक वैल्यू पे पड़ी हुई है, हमने उसे उठा के किस पे लेके जाने? फेयर वैल्यू पे। बताएं जी, इन्वेंट्री उसकी बुक्स में कितने की पड़ी हुई है? 12 की। हमने किस पे लेके जानी है? 6 की। आगे क्या लिखूं? रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस? रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आ सकता है, रिवैल्यूएशन लॉस भी आ सकता है। ये जो 6 रुपए आ रहा है, ये क्या आ रहा है? लॉस। इस 6 रुपए की एंट्री बता दें। रिवैल्यूएशन लॉस नहीं, एनआरवी लॉस नहीं, एनआरवी लॉस रहने। रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने से? 600। पोस्ट कर दें। पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में ना पड़े, बस ये सोचें लॉस है या गेन है। रिवैल्यूएशन लॉस इन्वेंट्री का, रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट। ओके इधर आए। इसको मैं काट के ऐसे कर सकता हूं, डिप्सियन रिकॉर्ड करने की एंट्री कर सकते हैं ऐसे? ओके कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में प्रोविजन बढ़ रही है, पैसे लेके भागने का रिस्क बढ़ रहा है। असल में ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट है ना, इसलिए इसने नेगेटिव लिखा है।
तो अब आप मुझे बता दें, प्रोविजन तो वो क्रेडिट करने को कह रहा है, कितने से? 9 से। प्रोविजन क्रेडिट करने को कह रहा है, क्यों क्यों? किस नेचर का अकाउंट है? क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ लिखे है। पैसे लेने के भागने का रिस्क बढ़ रहा है, प्रोविजन क्रेडिट, तो डेबिट, जाहिर बात है पैसे लेके भागने का रिस्क बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन, कितने से? 9। लेकिन प्लीज इस तरह पोस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, मुझे सवाल के फेस पे प्रोविजन अलग से नजर नहीं आ रही, तो इसकी जगह ना मैं काट के इसको क्या लिख रहा हूं? डेटर लिख रहा हूं। जाहिर बात है प्रोविजन कम होगी तो प्रोविजन बढ़ेगी तो डेटर कम होंगे, तो इसलिए इसको काट, इस पे तो इतराज नहीं था आपको, डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट पे, इसको काट के असल में ना अकोमोडेशन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, तो बुक वैल्यू पे अगर बनाना हो तो इसको एसेट भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली प्रोविजन भी लाइबिलिटी अकाउंट नहीं है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, लेकिन प्रोविजन बढ़ने का मतलब यही होता है डेटर कम हो रहे हैं। इसको काट के डेटर लिखें, जरा पोस्टिंग आसान हो जाएगी, वरना पोस्टिंग जरा मुश्किल लगेगी आपको। तो एंट्री बता दें, रिवैल्यूएशन, ये लॉस आया है डेटर के पैसे लेके भागने के रिस्क की वजह से, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट और डेटर क्रेडिट, डेटर क्रेडिट। तो कभी भी प्रोविजन में इंक्रीज डिक्रीज आई तो उसको काट के डेटर लिख दीजिएगा। यार आज तो टाइम फारग हो गए हैं, क्या करें? चलिए 2-3-4 मिनट लें, अगली एडजस्टमेंट तो कर दें, ये कराई हुई आपको 3-4 दफा कराई हुई है इस तरह की एडजस्टमेंट। अगली एडजस्टमेंट कर दें। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंसेस के एतबार से नहीं सोचना आपने, वो ना P&L के सवालों में सोचेंगे, बैलेंस शीट के सवालों में सिर्फ रिसीवेबल पेबल के एतबार से सोचें। अमाउंट बताएं, अमाउंट। पॉइंट नंबर 5 पढ़ के मुझे अमाउंट बताएं। कितनी? एक साहब ने 9 बताई है, और कोई बताए? पता नहीं 36 गिवन है, एक भाई ने 9 कैसे बता दिए? बाकी लोगों ने, एक भाई ने 18 बताई है, 9 36 एक साहब ने। 9 को करना क्या है? -9 ऐसे करना ना। चलें जी, इंटरेस्ट रिसीवेबल इंटरेस्ट पेबल की तरह की एडजस्टमेंट है। अच्छा, मैनेजमेंट सर्विस का मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, इस एडजस्टमेंट पे मैं 5-7 मिनट लगा लेता हूं। 9 वाले हाथ खड़ा कर दें, कौन थे? एक्सेलेंट, ओके। अच्छा मोहतरम, कहानी कुछ ऐसी है कि पेरेंट ने सब्सिडरी को कहा, ऐसी एक मिसाल दे रहा हूं, पेरेंट ने सब्सिडरी को कहा मेरा ऊपर वाला पोर्शन खाली है। अटेंटिव, पेरेंट ने सब्सिडरी को कहा मेरी बिल्डिंग का ऊपर वाला पोर्शन खाली है, आप किराए पे ले लें। तो सब्सिडरी ने कहा किराया, उसने कहा किराया आपसे बनता तो नहीं लेकिन लूंगा ज़रूर। तो किराए का ये मुआहदा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी तरफ से डाटा ले रहा हूँ, 1 जनवरी 2010, 31/12/2010, मैं अपनी तरफ से डाटा ले रहा हूँ सारा। किराए का ऐसे कर लो कि 6 महीने का किराया रख लो 6 मिलियन, और फिर अगले 6 महीने का किराया 6 मिलियन। सब्सिडी ने कहा ठीक है, सालाना किराया एग्री हो गया 12 मिलियन। पहले 6 महीने का भाईजन इधर देखिए, पहले 6 महीने का 6 मिलियन, दूसरे 6 महीने का 6 मिलियन, यानी 12 मिलियन किराया तय हो गया। सब्सिडी ने कहा किराया लोगे कब? पेरेंट ने कहा एरियर में। तो सब्सिडी ने कहा 30 जून को या 1 जुलाई को। उसने कहा बस 6 महीने जैसे खत्म होना अगले दिन आ जाया करना, इस दिन तुमसे पहले 6 महीने का किराया ले लूंगा, इस दिन तुमसे अगले 6 महीने का किराया ले लूंगा। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सही एंट्रीज हो गई होंगी।
सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर पहली एंट्री हुई होगी पेरेंट की बुक्स में, कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, ये 7 यकम जुलाई को हुई होगी। यकम 30 जून को एंट्री करने की जरूरत नहीं, एक दिन बाद पैसे आ ही जाने हैं ना। तो कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट या अदर इनकम क्रेडिट, ये पेरेंट की किताबों में एंट्री हो जाएगी, और सब्सिडरी की किताबों में एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री हो जाएगी और हम एज्यूम करेंगे हुई है। और अगली बात, जब ईयर एंड आएगा तो ईयर एंड के ऊपर पेरेंट कहेगा तूने मुझे किराया देना है, सब्सिडरी कहेगी इंशाल्लाह दे दूंगी, तो इसलिए रिसीवेबल बुक होंगे, क्योंकि एज पर एग्रीमेंट किराया मिलने अगले साल के पहले दिन, लेकिन ये किराया कितने महीने का भी मिलने वाला रह गया है, 6 महीने का। तो पेरेंट अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री करेगा रेंट रिसीवेबल डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट, और सब्सिडरी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री करेगी एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अब इनकम एंड एक्सपेंसेस के सवालों में मैं बताऊंगा आपको कि 12 और 12 कैंसिल करें, लेकिन ये P&L के सवालों में आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल हम कौन सा सवाल करें? बैलेंस शीट के सवालों में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि रिसीवेबल को कैंसिल कर दें पेएबल के साथ, ये बैलेंस शीट के सवालों में मैं आपको बताऊंगा। क्लियर हो गया? तो ये है पेरेंट ने सब्सिडरी को अपनी कोई बिल्डिंग, अपनी कोई लैंड, अपनी कोई मशीनरी किराए पे दे दी। कई दफा ऐसा होता है कि पेरेंट सब्सिडरी को कहता है सब्सिडरी मशवरा लोगी? सब्सिडरी ने कहा हाँ दे दो। पेरेंट ने कहा ऐसे नहीं मशवरे होते हैं, मशवरे पैसे लगते हैं। तो डॉक्टर एक मशवरे के पता नहीं कितने पैसे ले लेता है, लॉयर एक मशवरे के पता नहीं कितने पैसे ले लेता है। तो भाईजान पैसे लगते हैं इस चीज़ के, तो तुम्हें मशवरा मैं दिया करूंगा, मशवरा फीस तय कर लो सालाना, और मशवरे आके मेरे से ले लिया करना, और फिर देखना तुम कैसे आसमानों पे पहुंचोगी। ऑन 1 अप्रैल 16 साल शुरू होने के 3 महीने बाद एक मुआहिदा हुआ मैनेजमेंट सर्विसेज देने का, मशवरे देने का, विच वॉज साइंड। अब ऐसी सूरत में क्या होगा? मशवरा देने वाला इनकम बुक कर रहा होगा और मशवरा लेने वाला एक्सपेंस बुक कर रहा होगा। जिस तरह बिल्डिंग देने वाला इनकम बुक कर रहा था और बिल्डिंग इस्तेमाल करने वाला एक्सपेंस बुक कर रहा था, इस एडजस्टमेंट को आपने 100% बिल्डिंग देने के एतबार से समझना है, हमेशा आसान महसूस होगी। तो मुआहिदे में यह तय पाया है कि पी वुड प्रोवाइड सर्विस, तो मशवरा देने वाला पी है वो इनकम बुक करेगा, और मशवरा लेने वाली एस है वो एक्सपेंस बुक करेगी। साल की फीस मशवरा तय हुई है 36 मिलियन, लेकिन अनलकीली हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 16 को, और मशवरे का ये एग्रीमेंट तय हुए 1 अप्रैल 16 को। अब हमने देखनी है कि पेमेंट्स क्वार्टरली हो रही हैं या पेमेंट्स एनुअल हो रही हैं या पेमेंट्स सेमी एनुअल हो रही हैं, ये भी देखना है, और ये भी देखना है किस तारीख को हो रही हैं, वहां से पता चलेगा रिसीवेबल पेएबल कितना है। तो एज पर एग्रीमेंट द पेमेंट वुड बी मेड इन 2 किस्तें, तो पेमेंट्स साल में 2 दफा होंगी, इसका मतलब है सेमी एनुअल पेमेंट्स हैं। पेएबल इन एरियर, यानी पहले मशवरे दिए जाएंगे, उसके बाद एंड पे फीस मांगी जाएगी। ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। अब हमारा जो ईयर एंड है उसका जो मिड होगा वो होगा 30 जून 16, शुरू होगा 1 जनवरी 16 को और एंड होगा 31/12/16 को। और इधर आएगा, पॉज कर दो थोड़ी देर, छोड़ दें, इधर देखें। द पेमेंट वुड बी मेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पेएबल इन एरियर। मुआहिदा कब शुरू हो रहा है? 1 अप्रैल 16 को। प्लीज अटेंटिव, वो तो आसान सा काम है, आप लोग खुद भी कर लेंगे टोटल्स करने वाला। द पेमेंट वुड बी मेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पेएबल इन एरियर ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। अगर कोई बंदा पेपर में ये कह दे मुझे कि सर 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को पेमेंट होनी है और एग्रीमेंट इस दिन साइन हुआ है और 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को पेमेंट होनी है,
तो मैं उसे कहूंगा कि ये तुमने ब्लंडर मारा है। सवाल में ये नहीं लिखा हुआ पेमेंट एडवांस में होनी है, सवाल में लिखा हुआ है पेमेंट किस में होनी है, एरियर में होनी है। तो एरियर का मतलब होता है 6 महीने मशवरे 2 और 1 अक्टूबर को इस 6 महीने के मशवरों के पैसे ले लेना, और उसके बाद फिर आप 6 महीने मशवरे 2 और इसके पैसे आप ले लेना हमसे यकाम। यहां पे खड़े होके मुझे बताएं कि कितना इन्होंने पे कर दिया होगा। 6 महीने यानी आधा, यानी 36 का आधा 18 पे कर दिया होगा। एक बार याद रखिएगा, फ्यूचर के पेबल बुक नहीं होते। यहां खड़े होकर आप सोचें अगले महीने के बिजली के बिल भी मैंने पे करने हैं, खुदा का खौफ करें। पेबल हमेशा पास्ट का बुक होता है। तो यहां पे खड़े होके सिर्फ इधर देखना है, क्या अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पेरेंट ने आके मशवरे दे दिए होंगे, मैंने पैसे दे दिए हैं इन 3 महीनों के, या फिर कभी दूंगा? तो फिर कभी दूंगा। तो मुझे बता दें मेरी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पेरेंट की कितने महीने का रिसीवेबल आ रहा होगा? 3 महीने का। और सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने महीने का पेएबल आ रहा होगा? मैं आपको अगर एंट्रीज ऑलरेडी पास्ड टाइम जाया करने के लिए करवा दूं तो इसमें कोई हरज नहीं है। 1 अक्टूबर 16 कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, ये पी की बुक्स में, और एस की बुक्स में एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ये एक एंट्री हो गई जो 1 अक्टूबर को हो जाएगी। और उसके बाद 31/12 को 36 अगर 12 महीने का है तो 3 महीने का या 36 डिवाइड बाय 4 भी कुछ लोगों ने किया होगा। बहरहाल 36 अगर 12 महीने का है, एनुअल है, तो 3 महीने का अभी तक किराया नहीं आया ना। तो यहां पे खड़े होकर 31 दिसंबर 16 को रिसीवेबल डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट पेबल, ये चारों एंट्रीज हैं ऑलरेडी पास्ड। अब बताएं टू बी पास्ट क्या है? रिसीवेबल क्रेडिट और पेबल डेबिट। तो हमारी जो रेक्टिफाइंग एंट्री बननी है वर्किंग नंबर 7 में, वो बनेगी 36 डिवाइडेड बाय 12 ज़रब 3। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 का रिसीवेबल है। पेबल डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट सिर्फ कितने से? 9 से। ये रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी, ये टू बी पास्ड है, और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये ऑलरेडी पास्ड है। कभी भी ब्लेंडर ना मारिएगा कि अगले 3 महीने का आप कह रहे हैं ये भी रिसीवेबल है। ये तो जैसे जैसे मशवरा देंगे तब रिसीवेबल होगा ना। इधर ही रखो कैमरा। इधर आ जाओ, इधर देखें भाई। अब ना ये मैं जो 9 रुपये माइनस कर रहा हूँ दोनों जगहों से, तो इसके साथ मैं लिखने लगा हूँ मैनेजमेंट फीस। वजह क्या है? क्योंकि ये भी एक 9 रुपये आ रहे हैं, तो आप इसको उससे मिक्स ना कर दें। ये कौन से वाले 9 रुपये हैं? ये वाले 9 रुपये हैं। तो इसके साथ मैनेजमेंट फीस। टेस्ट के सॉल्यूशंस में भी आज के बाद थोड़ा बहुत ये लाइन लिखी हुआ करेगी। बेहतर है यहाँ वर्किंग का रेफरेंस दे दें आप, वर्किंग नंबर 7। ये 9 ऐसे ही कैलकुलेटर पे निकाल कर नहीं लिख देना, कहीं ना कहीं शो करना है आपने 36 डिवाइड बाय 12 × 3। पूरी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको मस्त शो करनी पड़ेगी। इसका कुछ लोग इस तरह भी करते हैं, स्टार डाल के, लेकिन ज़्यादा स्टार ना डालिए कि सितारे ही सारे बने हों, परेशानी हो जाए। 1-2 जगह स्टार डालने की गुंजाइश है।
अच्छा, एक चीज बैलेंस शीट के फेस पे आ रही थी, वो जरा देख लेते हैं, कोई लोन तो नहीं रिसीवेबल पेबल। यार ये लोन भी आ रहे हैं, इसको कैंसिल करें। पेरेंट की किताबों में लोन पेबल आ रहा है, सब्सिडरी की किताबों में भी लोन पेबल आ रहा है, लेकिन किसी ने किसी को लोन दिया नहीं हुआ, इधर रिसीवेबल्स नहीं आ रहे, इसलिए कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे दीवानों की तरह ये ना कर दीजिएगा -200 -72। चलिए जी, वर्किंग वन 580। अगर बुरा ना लगे एक बात पूछूं, इसका नाम फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, और 515 और 80 का नाम बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, और इन दोनों का डिफरेंस रिवॉल्यूशन सरप्लस या लॉस। इसका नाम फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, इसका नाम बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ये फिर रिवॉल्यूशन सरप्लस या लॉस बीच में आता है। एक सवाल हम करेंगे कुछ दिनों बाद जिसमें फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स गिवन होगी, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स गिवन होगी, सरप्लस मिसिंग होगा, और सवाल बताएगा वो एक ही चीज का सरप्लस है बस, तो वो फिर हम बैलेंसिंग निकाल लेंगे, इसलिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए। चलें जी, गुडविल की साइड पे आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव आ रही है। जगह बना गुडविल 35 जी 35। कोई इसकी इंपेयरमेंट लॉस के एडजस्टमेंट पेपर में गिवन हो तो वो मुफ्त के मार्क्स होंगे, वो ले लीजिएगा। ओके, SRE डेप्रिसिएशन नहीं, डेटर और इन्वेंट्री की करनी। डेटर इन्वेंट्री की डेप्रिसिएशन नहीं होती, डेप्रिसिएशन तो एसेट्स की होती है, तो इसलिए बस पोस्ट 130 इंटू 78 ये आपको भूल ना जाए कहीं। इमरान खान, आपके लिए तोहफा आया है। कुछ छेती है, कुछ जल्दी है। होले होले होले, मुझे पता है लीज के सवाल में लेसी और लेसर के एतबार से मैंने बताना है, वो मुझे पता है, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है आपको? 4 2 3 2, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि लासानी को किसी ने लिफ्ट कराई होगी घर में। कोई 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 एक माई का लाल हाथ खड़ा कर दे। एक्सेलेंट। 2 2 8 खुदा के लिए आज लासानी को हाथ ना डालिएगा। आज जो फुल एग्जाम लेवल का सवाल है होमवर्क में, जो इससे अगला वाला सवाल है, ये आपके नहीं, कल वाला शुतर पुत्र वाला तो इतना नहीं था जी। 10 775 तुम मुझे 10 भेजो, मैं तुम्हें 1 भेजूंगा, और अगर तुम मुझे 1 भेजो मैं तुम्हें 1/10 भेजूंगा। वैशी ने 30 मिलियन भेज दिए, मैं तुम्हें फिर 3 मिलियन भेज देता हूं। ओके, सवाल को एक क्या आप कहते हैं ग्लिम्प्स आई व्यू दे दें। सरसरी सनी पी एक्वायर्ड 60% शेयर्स, यानी 30 मिलियन शेयर्स अब हमारे पास हैं सब्सिडरी के साल के पहले दिन अगेंस्ट द फॉलोइंग कंसिडरेशन। तो इस दिन की रिटेन नहीं सवाल में गिवन होनी चाहिए, वरना कोई ना कोई डाटा देगा जिससे हम निकालेंगे। कैश पे कर दिया 350। जब यहां से कभी रिकनसाइल नहीं होगा तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा क्या करना है।
अभी जज्बाती नहीं होना। 350 यहाँ से रिकनसाइल हो रहा है, कैश पे किए हमने 350, जिसमें कंसल्टेंसी चार्जेस वगैरह पड़े हैं। तो ये 350 से निकाल के एक्सपेंस डेबिट खर्चा बुक कर ले। P&L के सवालों में आपने एडमिन एक्सपेंसेस पे मुंह पे ये शो किया करना एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। 1 शेयर ऑफ P अगेंस्ट 10 शेयर्स ऑफ S। तुम मुझे अपने 10 भेजो, मैं तुम्हें अपना 1 शेयर भेजूंगा, लेकिन उसने भेज मुझे 30 मिलियन दिए, तो अब मैं उसे अपने कितने शेयर भेजूंगा? 3 मिलियन। जो मैं उसे जब 3 मिलियन शेयर्स भेजूंगा तो सऊदी किंग को क्या मिला है? पेरेंट के शेयर्स। तो इस सवाल में फिर पेरेंट के शेयर की फेयर वैल्यू गिवन होगी। तो पेरेंट के शेयर की फेयर वैल्यू गिवन होगी। आपने हमारे पास शेयर करके कैश आ रहा है या शेयर इशू करके शेयर आ रहे हैं? अपने शेयर प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट करा के हम नए बनाएंगे और बदले में हमारे ब्रीफ केस में जो शेयर आ रहे होंगे वो सऊदी किंग की तरफ से सब्सिडरी के आ रहे होंगे। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस डेबिट, ओवर शेयर कैपिटल एंड ओवर शेयर प्रीमियम क्रेडिट। क्वांटिटीज लिख के यहां फेयर वैल्यू लिखनी है आपने पी के शेयर्स की, और यहां फेस वैल्यू, और यहां इन दोनों का डिफरेंस। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अगर सवाल में बताया होगा नई एंट्री पास की तो करेंगे। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। पी का प्रॉफिट उसने परेशान करने के लिए दिया था, इस वजह से कि पी का प्रॉफिट तो पी की रिटेन अर्निंग में पड़ा होगा, एस का प्रॉफिट भी एस की रिटेन अर्निंग में पड़ा होगा, लेकिन हमें प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग मिसिंग थी। 15 का इंटरिम डिविडेंड 15 में जा चुका, हम 16 का इंटरिम डिविडेंड डालेंगे और 16 के प्रॉफिट डालेंगे ताकि 16 की ओपनिंग रिटेन अर्निंग क्या निकल आए? बैलेंसिंग। 210 माइनस 180 जमा 50 इज इक्वल टू 80। इन्वेंट्री को कम करना है। असल में आज सारी एडजस्टमेंट्स ही तकरीबन नई थी। इन्वेंट्री को कम करना है, इन्वेंट्री क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन लॉस ये एंट्री पेपर में करनी ही नहीं है। यहां पेपर में आपने ब्रैकेट में ना 12 माइनस 6 करना है, यहां लिखना है आपने 12 माइनस 6। लॉस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, प्रोविजन क्रेडिट, लॉस डेबिट। प्रोविजन क्रेडिट की जगह डेटर क्रेडिट कर दें, डेटर क्रेडिट, लॉस डेबिट। और ये आपने कोई वर्किंग नहीं करनी, यहां ब्रैकेट में लिख देना 25 और उसका डिफरेंस। एंड इन द एंड ये मैनेजमेंट फी वाली एडजस्टमेंट थी। तो हैंड रिटन पेज नंबर 4 में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। एलिमिनेशन ऑफ आपस के बैलेंसेस। डेटर क्रेडिटर वाला एडजस्ट होके कैश इन ट्रांजिट बैलेंसिंग आता है, डेटर क्रेडिटर वाला एडजस्ट होके गुड्स इन ट्रांजिट बैलेंसिंग आता है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट जीआईटी वाली फिगर पे आपने आपस का प्रॉफिट भी रिवर्स करना होता है। हैंड रिटन पेज 4। लोन पेएबल रिसीवेबल खत्म करना होता है, इंटरेस्ट पेएबल रिसीवेबल खत्म करना होता है, मैनेजमेंट फीस रिसीवेबल पेएबल खत्म करना होता है। पेएबल डेबिट, पेएबल डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। ऐसा भी हो सकता है कि फिक्स्ड एसेट पेरेंट ने बेच दिए और सब्सिडरी ने पैसे नहीं दिए, तो पेएबल डेबिट। और सारी एंट्रीज में ही देख लेना, लायबिलिटी कम हो रही है और एसेट कम हो रहा है। इन द एंड डिविडेंड पेएबल डेबिट, डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट, वो जो सबसे आखिरी वाली एंट्री थी कल, तीसरी वाली कैंसिलेशन वाली, इन द एंड हम करते थे डिविडेंड पेएबल डेबिट और डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट। नोट अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपका अब सवाल है आज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। इसमें ये उसी तरह शेयर्स की एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, बिल्डिंग इन्वेंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट्स, मैनेजमेंट फी की एडजस्टमेंट दी हुई है, और उसके बाद जीएल ने प्लांट खरीदा है एसएल से इन एक्सचेंज ऑफ बिल्डिंग। यानी कोई प्लांट बेच रहा है और कोई अपनी बिल्डिंग बेच रहा है, तो ये फिक्स्ड एसेट की डिस्पोजल की एडजस्टमेंट होगी। और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन रेट इधर दिया हुआ है, तो
एक बिल्डिंग रीवैल्यू भी हो रही है, तो उसका डेप्रिसिएशन का रेट फिर गिवन नहीं है, तो ये वाला यूज़ कर लेंगे। और इंटरिम डिविडेंड पे हो रहा है, और जीएल वैल्यूज एनसी एट एक्विजिशन डेट एट फेयर वैल्यू, इसलिए एस के शेयर की फेयर वैल्यू भी गिवन होगी शायद। हाँ, एस का शेयर ये है, और एक्विजिशन डेट की रिटेन्ड अर्निंग गिवन है, तो शायद वर्किंग 6 की ज़रूरत ना पड़े, वर्किंग 6 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक्विजिशन डेट की रिटेन्ड अर्निंग गिवन है। तो ये पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 है शायद, लेकिन उधर पास पेपर से ना आप करें, आप एक दो एडजस्टमेंट मैंने चेंज की हुई है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है जो 15 से आगे है। अच्छा, यार ये ना अभी आप फिलहाल 40 मिनट का जहन में रखिएगा, 40 से 45 मिनट में आपका सवाल हो जाना चाहिए। नहीं, वो वाला भाईजान रेंटल कल निकल आए थे, रेंटल कितने थे? 19100। लेसी की आईडीसी कितनी निकली थी? 60,000, और लेसर की 40,000। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने लेसी की बुक्स में जब जनरल एंट्रीज करनी है तो वो लेसी के एतबार से डेटे को लेके चलना है। लीज की समरी, $60 अच्छा, अब ना मैं ये डेटा आपके सामने रख रहा हूं, आपने मुझे बड़ा आज आप कंफर्टेबल फील करेंगे। लेसी का सवाल है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 625, कहीं नहीं जानी, कहीं नहीं जानी। आईडीसी लेसी की 60,000, 60,000 आरओयू डेबिट कैश, डिसमेंटलिंग होनी है 5 साल बाद, तो लाख को डिस्काउंट करेंगे। इफ दिस रेट विल बी यूज फॉर डिसमेंटलिंग, तो लाख को 10% पे 5 साल सिंपल पीछे लाएं, क्या जवाब आया? लाख को 5 साल सिंपल पीछे लाएं 10% पे 62। आरओयू में कितना गया था? 60। और ये आरओयू डेबिट लीज, ये जो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग 60। ये क्या हो रहा है? मैं धड़ाधड़ फिगर्स लिखे जा रहा हूं, मैंने तो वर्किंग एलपीपीवी, हाँ ये एलपीपीवी ऑफ एलपी में नहीं जानी चीजें, ये चीजें कहां जानी है? वो भाईजान लेसी लेसर की चीजें एलपीपीवी ऑफ एलपी में जाती हैं। ये तो मैंने मजदूरों को देने हैं चंद सालों बाद, और ये तो मैंने लॉयर को दे दिए हैं, तो लेसी लेसर की चीजें जाती हैं पीवी ऑफ एलपी और एलपी में। तो कितना आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? फेयर वैल्यू लेसी में कहीं नहीं गई, आईडीसी लेसी की उधर चली गई, डिसमेंटलिंग कॉस्ट की पीवी बुक हो गई, और इसके बाद एक और एंट्री है सोल्यूशन में ना, पीवी का एक और फॉर्मेट सा बना हुआ है पीवी निकालने का, शायद किसी ने देखा हो, उस तरह पीवी ना निकालिएगा, आप सिंपल इसी तरह पीवी निकालिएगा। इसके बाद एक और एंट्री आप करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट। ये एंट्री कितने लोगों को याद है? इंटरेस्ट एक्सपेंस, बहरहाल इसकी बहुत रिवीजन होनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट। नेक्स्ट, लासानी रीइंबर्स 60%, ये हो गया। जीआरवी यूजीआरवी मिला के आरवी पेपर में सोचनी है लेसी के एंगल से 50, जीआरवी यूजीआरवी मिला के सोचनी है 50, तो आरवी इज 50, आरवी में से 20 गारंटेड है, तो इसका मतलब है लेसी को पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। लेसी को पेमेंट इस तरह सोचा करने, जीआरवी यूजीआरवी जमा करनी है, ये आरवी निकल आई, आरवी है 50, तो जब चीज 50 की बिक जानी है तो लेसी को इंशाल्लाह 20 पे
नहीं, क्योंकि लेसी की जीआरवी होती है अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड, तो देयर इज नथिंग एक्सपेक्टेड टू बी पेड। ये जीरो की जीआरवी आप लाएंगे यहां पे, ये जीरो की जीआरवी यहां ऐड कर देंगे। इसके बाद रेट्स वगैरह आ रहे हैं। लीज टर्म इज 5 ईयर, रेंटल आ रहा है 191,000 का, रेंटल को लिखेंगे यहां, डाउन पेमेंट 0, रेंटल जीआरवी। एलपी को लेकर अब आप अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे और उसके बाद पहली एंट्री कर देंगे आरओजी डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। आई होप यू आर कंफर्टेबल नाउ। नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन फॉर लेसर। अब मैं लेसर के लिए सवाल को पढ़ने लगा हूं। लेसर के लिए फाइनेंस लीज का मैंने फॉर्मेट खोला है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 625, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 625 से। आईडीसी लेसर की 40, ये 40 यहां लिखना है, इन दोनों की मैं बात करता हूं अभी। ये 40 यहां आ जाएगा और इधर जो फेयर वैल्यू थी वो इधर आ जाएगी। फेयर वैल्यू कितनी थी? 600, रेजिडुअल वैल्यू सॉरी आईडीसी, और इधर 625। डिसमेंटलिंग कॉस्ट लेसी करता है, लेसर नहीं करता। आईडीसी मैंने, जीआरवी एंड यूजीआरवी इज 20 एंड 30। इसकी तो जो गिवन है एज इट इज लें, जीआरवी 20 एंड यूजीआरवी 30। लेसर हमेशा अपना ये वाला रेट यूज करेगा। रेंटल है 191, ये रेंटल आ जाएंगे 191, लेकिन ऑब्वियसली 5 साल की बुनियाद पर। ये जीआई आ जाएगी, इस जीआई से एनआई आ जाएगी। वो जो एनआई आएगी वो आप इधर डालेंगे और ये आपकी एंट्री टैली कर जाएगी। उसके बाद बस ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना के आपने पहली एंट्री करनी है। तो इस तरह के ना 2 सवाल हैं किताब में, एक ये सवाल है और एक है पास्ट पेपर का क्वेश्चन 12। ये दोनों सवाल बड़े अच्छे हैं, लेसी और लेसर को एक ही एंगल से रिवाइज करा देते हैं। तो ये 2 सवाल आपको एक ही सफे पे मैंने कॉपी करा के एक दिन बांटे थे, लेकिन ऑनलाइन वाले लिख लें। पास्ट पेपर का क्वेश्चन 12, पॉइंट नंबर 5 कटवाया था। ये रेट एक अजीब सा रेट होता है, ये बाई कैप नहीं देता, ये फाइनल में रेट गिवन होता है, इसको काट दें। ठीक है जी, ओवर करें।